हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का 5th यूनिट पढ़ेंगे। पहले ये 6th हुआ करता था JNK में, लेकिन जब से रीशफल एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई सिलेबस में, तब से ये 5th यूनिट है हमारे इस हिस्ट्री का, और जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इसी टाइटल, जो हमें समझ टाइटल देख के जो हमें चीज़ समझ आती है कि इसमें क्या डिटेल्स हमें पढ़नी होगी, तो यही सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक ज़माना था कि प्रिंटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। फिर प्रिंटिंग कहाँ से आई, फिर कहाँ चली गई, फिर जब हर जगह पे चली गई तो फिर उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट रहा या नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा, जो भी कुछ इन चीज़ों से या एक नए इस कल्चर से हो गया, वो सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पहले पढ़ेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, यानी कि पहले पहले कहाँ पे ये जो है प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। रेड इंक से ही हमने हाईलाइट किया है इन ब्रीफ प्रिंट इन चाइना। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आए, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, तो जवाब है इसका चाइना। Okay. Earliest print technology was developed in China, Japan and Korea. It was called the system of hand printing. पहले पहले हमने यहाँ पे नाम लिए चाइना का, जापान का, कोरिया का। सबसे पहले चाइना में इस चीज़ का आगाज हुआ प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग यानी कि मैकेनिकल प्रिंटिंग मीन्स जो मशीन से आज प्रिंटिंग हमारे हाथों में जो किताबें हैं, बुक्स हैं, ये प्रिंटिंग का सिस्टम कहाँ से आया। इससे पहले हम पढ़ेंगे वो वाला सिस्टम जो पुराने जमाने, जैसे कि आपने आपने उर्दू किताब पे कलहन की वो पिक्चर देखी होगी। तो वहां पे कलहन हैंड राइटिंग करता है, तो जो अपनी वो किताब लिखता है वो हाथ से लिखी हुई किताब है। तो उस दौर के बारे में हमें पढ़ना है कि जब पहले पहले किताबें शाया होती थी, लेकिन वो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। फिर एक ज़माना ऐसा है जब ये किताबें जो हैं मशीन से प्रिंट की गई थी, मशीन से इन पे लिखाई हुई थी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हाथ से हुई थी इनकी शुरुआत। तो पहले ये चाइना में हुआ ये काम शुरू, जहाँ पे किताबें लिखना शुरू हुआ, हाथ से लिखना इसको शुरू कर दिया। फिर जापान, फिर कोरिया। तो इस दौर को हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। ठीक है। फ्रॉम 594, बिल्कुल उसी जमाने मीन्स कि जब इस्लाम का कंसेप्ट आया 6th 7th सेंचुरी में, उससे पहले थोड़ा बहुत, ठीक, उससे पहले बहुत 6th सेंचुरी में एंड पे, 6th सेंचुरी के एंड पे 594 ऑनवर्ड्स पे क्या हुआ, बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। रबिंग पेपर, जैसे कि आप गर्ल्स को यूजुअली इस चीज़ का आइडिया होगा, मेहंदी डिजाइन जैसे होती है, जैसे कि या हम अपने इन सेब के पेटियों पे ऊपर वो रब करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे एक किस्म की एक राइटिंग वहां पे डेवलप होती है। तो पहले पहले ऐसे ही रब किया जाता था, वुड ब्लॉक से रब किया जाता था, फिर प्रिंटिंग होती थी, फिर हमारा जो भी लिखने का कंसेप्ट था वो होता था, लिखने का जो भी रिवाज था, कल्चर था, वो राइटिंग वहां पे होती थी। बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। एक पेपर हुआ करता था, उस पर रब किया जाता था, जैसे ब्रश किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ सेब के पेटियों के ऊपर से किया जाता है, रब किया जाता है वो पैंट, और नीचे उसमें एक किस्म का वो राइटिंग सिस्टम होता है, जिसके ऊपर से हम पैंट करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उसके नीचे से जो है हमारी राइटिंग होती है। या आपने कहीं कहीं जगहों पे टूरिस्ट प्लेसेस पे देखा होगा, मेहंदी लगाने का कंसेप्ट है। मेहंदी लगाने का क्या तरीका है, वहां पे वुडन ब्लॉक्स पे डिजाइन ऑलरेडी होता है, उस डिजाइन को कलर्स में दबा के फिर वो जो है कलर हम कहीं पे रब करते हैं, कलर या वो वुडन ब्लॉक यूजुअली हम या तो अपने हैंड्स पे या तो अपने आर्म्स पे रब करके हमारा वो डिजाइन वहां पे बनता है। तो एग्जैक्टली exactly ऐसे ही था पहले पहले प्रिंटिंग का कंसेप्ट, पहले पहले प्रिंटिंग का कल्चर। रब किया जाता था एक वुडन ब्लॉक अपने पेपर्स पे। ठीक है। चाइना हैड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अगर आप 8th क्लास की हिस्ट्री को अभी भी मेमोराइज कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सिविल सर्विस का कंसेप्ट चाइना से आया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे आईईएस का कंसेप्ट, आईपीएस का कंसेप्ट, ये पहले चाइना ने इन्वेंट किया ये तरीका अपने रिक्रूटमेंट के लिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए। ठीक, हम आज भी देखते हैं, अगर आज आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो उसको ना बहुत ज्यादा बुक्स का स्टॉक होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही कंसेप्ट कहाँ पे था सबसे पहले दुनिया में, चाइना में। चाइना से ये कंसेप्ट सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हुआ।
तो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट जहां पे स्टार्ट हुआ, इट मींस मैंने पहले ही कहा, इसको क्लियर करने के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए एक बंदे को बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती है, ठीक। तो उन बुक्स की डिमांड हो जाती है फिर, मींस मतलब अगर मैं आपको समझाऊंगा कि अभी पियर्सन की जी के आई है 2020 2020 में पियर्सन की जी के आई है, सबसे बेस्ट है, बहुत ज्यादा मोटी है, 1000 में आती है। अगर सब लोग इसको खरीदेंगे तो इट मीन्स पियर्सन को बहुत ज्यादा डिमांड जाएगी बुक्स के लिए, तो इट मीन्स पियर्सन को बहुत ज्यादा, पियर्सन एक इसका नाम है पब्लिकेशंस का, इट मीन्स इसको बहुत ज्यादा बुक्स जो हैं प्रिंट करनी पड़ेगी जब इसको बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वैसा ही सिस्टम चाइना में चलता था। चाइना हैड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, दे कंडक्टेड सिविल सर्विस एग्जाम टू रिक्रूट ऑफिसर्स, फॉर दीज एग्जाम्स टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। तो चाइना में पहले पहले हमने देखा सिविल सर्विस का कंसेप्ट वहीं पे डेवलप हुआ, यानी कि यही आईएएस का जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है, वहां पे भी ऐसा ही कंसेप्ट था। तो उन एग्जाम्स में बैठने के लिए बंदे को प्रिपेयर करना पड़ता था, और प्रिपेयर करने के लिए एक बंदे को बुक्स चाहिए, पढ़ने के लिए इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज कहाँ से आती है, बुक से आती है। तो इट मीन्स चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड पहले से ही थी किन के लिए, बुक्स के लिए, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स के लिए। टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन वॉस नंबर्स, तो इसी रीजन से वहां पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक्स की जो है प्रिंटिंग होती थी। फ्रॉम 60, यहाँ पे हम अभी जनरल पढ़ रहे हैं, अभी हम स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम बहुत ज्यादा जंप मार रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 594 पढ़ा, अब यहाँ पे 16th सेंचुरी पढ़ेंगे। फ्रॉम 16th सेंचुरी से क्या हुआ, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स इंक्रीज्ड, जो अब नंबर था बंधुओं का एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, ये अपियर होने के लिए, वो इंक्रीज हो गया, ठीक। दिन ब दिन नंबर्स जो है इंक्रीज होते थे पास्ट में, और अब भी हो रहे हैं। तो 10 इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रिंट, जितना ज्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर लास्ट ईयर 10,000 लोग 10th क्लास में थे, तो इट मीन्स हमें 10,000 सेट्स प्रिंट करने थे 10th क्लास के टेक्स्ट बुक्स का। अगर इस साल इंक्रीज हो गया, अगर इस साल 20,000 बंदे हो, 20,000 स्टूडेंट्स हो गए 10th क्लास के लिए, तो इट मीन्स हमें जो 10th क्लास की टेक्स्ट बुक्स है उनको 20,000 की तादाद में प्रिंट करना है। तो ऐसा ही हुआ पिछले ज़माने में चाइना में, नंबर इंक्रीज हुआ कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशंस के लिए, तो डिमांड भी इंक्रीज हुई टेक्स्ट बुक्स के लिए। 16th के बाद 17th सेंचुरी पे आएंगे। 17th सेंचुरी, अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना एंड यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। अर्बन कल्चर ब्लूम्ड, इट मींस इसका मतलब हो गया कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुई। जब अर्बनाइजेशन होती है तो एक किस्म की वो गैप क्रिएट होती है रूरल और अर्बन एरियाज में। हम देखते हैं अर्बन एरियाज के लोग जो है बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें न्यूज़पेपर पढ़ने का भी हैबिट होता है, बुक पढ़ने का हैबिट भी होता है। हम गांव वालों क्या करते हैं, गांव वाले क्या करते हैं, ना तो इनको पढ़ने का हैबिट होता है, ना इनको दिन नजर आता है, ना इनको रात नजर आती है, ठीक। तो जो अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें लोग जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो डेली बेसिस पे अखबार भी पढ़ते हैं, उनके लिए बुक भी होती है पढ़ने के लिए। तो जब यही कल्चर बढ़ गया, अर्बनाइजेशन का कल्चर जब बढ़ा, कहाँ पे, चाइना में या पूरे दुनिया में, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे चाइना की बात है, जब अर्बन कल्चर वहाँ पे हो गया, तो प्रिंट डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा लोगों को अब किताबें जरूरत पड़ी पढ़ने के लिए। या यूजुअली हम अभी फॉरेन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड या यूरोप में हम देखते हैं, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी हैबिट रखते हैं किस चीज का, बुक्स पढ़ने का। अगर उनके पास कोई भी काम ना हो तब भी वो बुक पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कंप्लीटली सिचुएशन डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, सो प्रिंट वाज नॉट ओनली यूज्ड बाय स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स। अब जो है चाइना में जब अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ, पहले पहले स्कॉलर्स पढ़ते थे, ठीक है, रिसर्च करने वाले पढ़ते थे, या ऑफिशियल्स पढ़ते थे, जो हमने देखा ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते थे। अब क्या हो रहा था, ट्रेंड चेंज हो रही थी। नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चे भी पढ़ रहे थे, तालिब इल्म भी पढ़ रहे थे, बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स, एक तो हो गए अपने एकेडमिक बुक्स, दूसरे हो गए एक्स्ट्रा बुक्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे, आप में से, मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि आप में से किसी को एक नॉवल का, मतलब घर में किसी को नॉवल नहीं होगी, अगर होगी भी तो पढ़ता नहीं होगा, ठीक। तो ऐसा कुछ वहां पे कल्चर चेंज हुआ, कल्चर डेवलप हुआ। अब स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा में बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए, मर्चेंट्स, बिजनेस करने वालों ने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग प्रिंट इन देयर डेली लाइफ। रीडिंग बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी का मतलब होगा जो इंसान के पास फ्री टाइम होता है,
फ्री टाइम में वहां पे पढ़ना एक आदत अब बन गया लोगों का। जैसे कि हमारे यहाँ फ्री टाइम हो गया चलो फेसबुक चलाते हैं, फ्री टाइम हो गया चलो और कुछ करते हैं। अब तो हम अपने प्रीशियस टाइम में भी ये चीजें सर्फ करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। लेकिन वहां पे अब फ्री टाइम गुजारने के लिए एक चीज डेवलप हुई, वो चीज क्या थी? रीडिंग थी वो। ठीक है, जब रीडिंग डेवलप हुई, लोग रीडिंग करने लगे, तो इट मीन्स अगर इन्होंने एक बुक फिनिश की तो ये दूसरी बुक के लिए डिमांड करेंगे, तो वो बुक मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। और उस बुक को अवेलेबल रखने के लिए, करने के लिए क्या काम करना है? उसको प्रिंट करना है। ठीक, तो ये है प्रिंटिंग का कंसेप्ट। रीडिंग बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। फर्स्ट द रिच वुमेन, पहले पहले अमीर घर के, अमीर खानदान के लेडीज लोग किताबें पढ़ते थे। ठीक, स्टार्टेड टू रीड। पहले पहले ये कहाँ, किन में हुई? एलीट ग्रुप्स में ये हुई। स्लोली वुमेन बिगेन पब्लिशिंग पोएट्री एंड प्लेस। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग पहले पढ़ते थे, फिर यही लोग जो है, यही खवातीन जो है, ये क्या हो गए? ये शायर बन गए, ये जो है राइटर्स बन गए। ठीक, ये जो है एसेइस्ट्स बन गए। तो इन्होंने अपनी पोएट्री या अपने ड्रामास क्या करना कर दिया? पब्लिश करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने किताबें लिखी तो उसको भी प्रिंट करना पड़ा। तो जब प्रिंट हुए तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसके लिए बढ़ गई, या सप्लाई उसकी बढ़ गई। विद द टाइम 19th सेंचुरी तक आ गए हम। अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में? क्या था? विद द टाइम 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन चाइना। अब पहले चाइना में क्या था? अपना एक कंसेप्ट था प्रिंटिंग का। हमने क्या क्या देखा? रबिंग ऑफ वुडन ब्लॉक्स वहां पे कंसेप्ट था, हैंड प्रिंटिंग का कंसेप्ट वहां पे था। लेकिन विद द टाइम 19th सेंचुरी में क्या हुआ? 19th सेंचुरी में यूरोप से ये कंसेप्ट चला गया। कहाँ? चाइना। क्या कंसेप्ट? मैकेनिकल प्रेसेस। मैकेनिकल प्रेसेस यहाँ पे याद रखना, मैकेनिकल मींस मशीन। ठीक है ना? यानी कि अब जो है बुक्स, जो आजकल हमारे पास बुक्स होती हैं, मशीन प्रिंटेड बुक्स, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल प्रेसेस। तो यही जो है यूरोप से चला गया, जर्मनी से चला गया। कहाँ? चाइना। शंघाई, शंघाई एक सिटी का नाम है, चाइना में है। शंघाई became the hub of new print। अब जो है शंघाई सेंटर बना चाइना में प्रिंटिंग का। सो व्हाट डिड वी सा? अभी हम इसको थोड़ा बहुत कंक्लूड करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि अभी हम जनरलाइजेशन इस यूनिट की पढ़ रहे थे। सो व्हाट डिड वी सा? अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो इस तरह हमने देखा एक हैंड प्रिंटिंग से जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ हम आ गए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, थॉरोली पढ़ेंगे, डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। हमने पहले जापान का नाम भी लिया, जापान में देखेंगे कैसे प्रिंटिंग सिस्टम आया। फिर आगे देखेंगे सेंसरशिप क्या हो गई। अब पहले पहले लोग लिखने के लिए थे ही नहीं, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया फिर उनको बैन कर दिया गया। ये भी हम इस यूनिट में देखेंगे। प्रिंटिंग इन जापान, पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग इन जापान। जापान में प्रिंट करने का क्या कंसेप्ट आया, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी, फिर अगर जरूरत पड़ी तो किस चीज की जरूरत पड़ी, तो फिर जब इसको प्रिंट किया गया तो क्या किया गया वहां पे प्रिंट। क्या वो ड्रामा प्रिंट करते थे, रिलीजन प्रिंट करते थे, एकेडमिक प्रिंट करते थे, नॉवेल्स प्रिंट करते थे, क्या प्रिंट करते थे, वो हम इसमें देखेंगे। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology in Japan around 768-770। 768 और 770 के बीच में बुद्धिस्ट मशीनरीज हो गए। जैसे अगर हम कहेंगे मुस्लिम मशीनरीज, तो मुस्लिम मशीनरीज जब हम कहेंगे तो इट मीन्स हम जैसे कि हमारे इस्लाम में अल्लाह वाले एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस्लाम को स्प्रेड करते हैं, या बाकी हमारे दाई होते हैं जो इस्लाम को स्प्रेड करते हैं। वही तरीके से हर एक रिलीजन में मशीनरीज होते हैं जिनका काम होता है वो मजहब जो है स्प्रेड करना। तो ऐसे ही बुद्धिस्ट, हमने देखा बुद्धिज्म चाइना में रिलीजन था, यही रिलीजन फिर कहाँ चला गया? जापान चला गया। और इन्हीं लोगों ने, जो बुद्धिस्ट मशीनरीज थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में भी इंट्रोड्यूस की। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहाँ पे इसने जैनुल आबदीन ने लाए थे 40 बंदे, कहाँ से? ईरान से, ताकि वो कश्मीर में लोगों को ट्रेन करे। तो वैसे ही हैंड प्रिंटिंग का ये जो टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, चाइना से कहाँ चली गई? जापान। याद रखना है कब चली गई? 768 एंड 770 के बीच में चली गई वो। Oldest Japanese book was printed in AD 868। सबसे पहले कब हुई जापान में पहली बुक शाया कब हुई? इट वाज 868 AD। ठीक है, तो इस किताब का नाम क्या था? डायमंड सूत्रा।
डायमंड सूत्रा इस जापान की किताब का नाम था, जो जापान की सबसे पहली किताब है जो प्रिंट की गई थी 868 में। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। इन मेडिवल जापान, poets and writers use it regularly to publish books. medieval जापान मीन्स जैसे कि आप medieval इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही medieval जापान में क्या हुआ, वहां पे अब खुद लोग तैयार हुए थे, लोग राइटर्स बने थे, पोइट्स बने थे, और उन्होंने अपना पब्लिश करना शुरू कर दिया था इस medieval दौर में। एंड दीज बुक्स वर वेरी चीप एंड अबंडेंट, और यही किताबें एक तो सबसे ज्यादा सस्ती थी और बहुत ज्यादा थी, तादाद में बहुत ज्यादा थे और कीमत में बहुत ज्यादा सस्ते थे। Japanese bookstores and library were packets with hand printed material. ये जो है हैंड प्रिंटेड मटेरियल, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कल हमने अपनी राज तरंगी लिखी थी, जापान की लाइब्रेरीज भी फुल थी ऐसी ही किताबों से। किन किताबों से? जो हैंड प्रिंटेड मटेरियल था, जो हैंड प्रिंटेड बुक्स थी। कहाँ से सीखा था जापान ने? 768 और 770 के बीच में जापान ने ये टेक्निक चाइना से सीखी थी। कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिशनरीज आए थे जापान से, चाइना से चले गए थे जापान, और फिर वहां जापान के लोगों को भी ये टेक्निक, ये कसब सिखाया। There were many types of books like women books. अब जापान में कौन कौन से तर्ज की किताबें थी? वुमेन बुक्स, खास तरीके से फीमेल्स के लिए बनी हुई थी, जिनको हम फेमिनिस्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं, फेमिनिस्ट टाइप के नाम से जानते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन किताबों से म्यूजिक सीखा जाता था। कैलकुलेशंस, फ्लावर्स, अरेंजमेंट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। हमारे यहाँ कश्मीर में एक घर में भी कुकिंग की बुक नहीं होगी, ठीक? तो कुकिंग पे भी किताबें हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी बेहतरीन किताबें हैं जो कुकिंग पे हैं। या वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं फीमेल्स को बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है, लेकिन किचन में एक कुकिंग किताब होती है जिसको वो देख के चेक करती है रेसिपी क्या है, और अकॉर्डिंगली वो डिशेस बनाते हैं। ठीक है, जापान का हमने देखा। पहली किताब कौन सी शाया हुई? डायमंड सूत्रा 868 में प्रिंटेड मटेरियल था, प्रिंट हैंड रिटन मटेरियल था, हैंड प्रिंटेड किताब थी। 768 से लेके 770 तक बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से चले गए जापान में, जापान के लोगों को ये टेक्निक सिखाई, फिर वहां से जो है लाइब्रेरीज फुल हुई, ऐसे वहां पे उन्होंने फिर अपनी तरीके से पब्लिश करना शुरू किया। अब हम देखेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब यूरोप में कैसे चला गया? हमने देखा प्रिंट जो पहले है दुनिया में सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ? चाइना में। अब चाइना से ही ये चला जा रहा था, लेकिन अभी जो है मैकेनिकल का हमने देखा 19th सेंचुरी में मैकेनिकल प्रेसेस का सिस्टम आया था, लेकिन अभी मैकेनिकल प्रेसेस नहीं आए थे, फिर वो यूरोप से ही आया। मैकेनिकल प्रेसेस फिर लेटर ऑन यूरोप से ही आया और फिर वो वापस चला गया चाइना। Print comes to Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through Silk Route. हमने देखा बहुत ज्यादा टाइम तक, सदियों तक हमने देखा चाइना से क्या चला जाता था? सिल्क एंड स्पाइसेस, सिल्क रूट से, जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था सिल्क रूट। इस सिल्क रूट से यूरोप चला जाता था सिल्क जो हमें पता है फाइबर है, किस्म का कपड़ा है, और स्पाइसेस, मसाले चले जाते थे। मसाले और सिल्क का ट्रेड होता था इन यूरोप और चाइना के दरमियान। फर्स्ट टाइम इन 11th century Chinese paper reached Europe via same route, और इसी सेम रूट के थ्रू, किस सेम रूट के थ्रू? इस सिल्क रूट के थ्रू ही जो है पहली बार 11th सेंचुरी में चाइना से चला गया क्या? ये जो है reached Europe via same, फर्स्ट टाइम इन 11th century चाइनीज पेपर यानी कि चाइना का प्रिंट चला गया कहाँ? यूरोप, इसी सेम रूट के थ्रू। याद रहे, अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आया पहली दफा यूरोप में कब पेपर पहुंचा, तो कहना है 11th सेंचुरी में पहुंचा, चाइना से पहुंचा कहाँ? यूरोप। और किस रूट से चला? सिल्क रूट से। मार्को पोलो वेंट चाइना, मार्को पोलो एक बंदे का नाम है, वेंट चाइना टू एक्सप्लोर अबाउट प्रिंट, सीखने के लिए चले गए ये चाइना, सीखने के लिए चले गए। यूरोप के एक कंट्री से थे, चले गए चाइना, क्या करने के लिए? अबाउट, एक्सप्लोर अबाउट प्रिंट, सीखने के लिए, प्रिंट के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। When in 1295 when Marco Polo returned Italy, इटली के मार्को पोलो थे, जब ये 1295 में 1295 में वापस आए, कहां से? चाइना से। Then Italians started production of books with the help of wood blocks. तो इटाली से आ गए थे चाइना मार्को पोलो सीखने के लिए, फिर 1295 में वापस आए, सीख के आए,
फिर इसकी मदद से, मार्को पोलो की मदद से इटली में भी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स। यहाँ पे याद रखना, विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा है, किसी को याद ना रहे वुड ब्लॉक्स हो क्या गए, बस इतना समझना है जैसे हमारे फीमेल्स मेहंदी लगाते हैं उन वुड ब्लॉक्स पे, जो लोग मेहंदी लगाते हैं कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेसेस पे, लाइक यहाँ गुलमर्ग में भी होते हैं वुड ब्लॉक्स, वही हो गए। तो 1295 में अब कहाँ पे स्टार्ट हुई, इटली में हुई। कहाँ कैसे हुई प्रिंटिंग स्टार्ट, वुड ब्लॉक से किताबें शाया होने लगी, या पहले इनको लिखने के लिए वुड ब्लॉक्स का सहारा लिया गया। इसको जब वुड ब्लॉक से लिखते थे, मानो कि वुड किसी एक लकड़ी के एक टुकड़े पे कोई अल्फाबेट लिखते थे, फिर उस पे कलर चढ़ाते थे, फिर वही जो है, जैसे कि हमारे यहाँ अगर आपको याद होगा पुराने जमाने में ईंटें डालते थे, घर बनाने के लिए ईंटें डालते थे, तो ईंट के उस डब्बे में एक किस्म का वुड ब्लॉक लगा होता था, जो फिर वो निशान और वो राइटिंग हमारे ईंट पे बनती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही, या एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मेहंदी ब्लॉक्स होते हैं, इन पे कलर लगाया जाता था, इन वुडन ब्लॉक्स पे, फिर वही कलर्ड वुडन ब्लॉक पेपर पे चिपकाया जाता था, फिर पेपर पे उसका प्रिंट आता था जो उस वुडन ब्लॉक पे अल्फाबेट हुआ करता था, फिर वही से वो किताब प्रिंट शुरू होती थी। बट स्टिल द लेक्चुरी एडिशंस वर हैंड रिटन। हमने क्या देखा, अगर याद रखना है, एक हो गए हैंड रिटन, दूसरे हो गए वुडन ब्लॉक्स, और तीसरे हो गए क्या, मैकेनिकल प्रेसेस। हैंड रिटन हो गए जो सीधे हाथ से लिखे जाएंगे, ठीक, जो सीधे हाथ से लिखे जाएंगे। दूसरे हो गए वुडन ब्लॉक्स, वुडन ब्लॉक्स हो गए जो मैंने अभी आपको समझाया। तीसरा हो गया मैकेनिकल प्रेसेस, जो हमारे आज यहाँ पे चलता है। हैंड रिटन जो जैसे कि अभी आपके सामने है, मैंने लिखा है अपने हाथ से, प्रिंट कम्स टू यूरोप, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, ठीक। अभी जो है मैकेनिकल एक ये वाला है, स्कैन विद कैम स्कैनर, ये जो है मैकेनिकल है। और वुडन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वुडन की मिसाल मैंने आपको दी हमारे इन मेहंदी डिजाइन की तरह। तो अभी भी लोग जो है प्रेफर करते थे क्या, हैंड रिटन, अगर उनके पास वुडन ब्लॉक्स की प्रिंटिंग अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी वो प्रेफर करते थे क्या, हैंड रिटन, यानी कि उनको हैंड रिटन की किताबें अच्छे लगते थे। लेकिन हैंड रिटन की किताबें बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी। यहाँ पे हम अपने यूनिट को थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे उस यूनिट के साथ जहाँ पे हमने पढ़ा था, एक तो रोल्स रॉयस बनती थी, वो हैंडमेड थी, दूसरी बीएमडब्ल्यू बनती थी, वो क्या थी, मशीन मेड थी। लोग क्या प्रेफर करते थे, अमीर लोग क्या प्रेफर करते थे, वो रोल्स रॉयस प्रेफर करते थे, अगर वो महंगी भी थी। इसलिए जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अभी भी हैंड रिटन नोट्स या हैंड रिटन बुक्स प्रेफर करते थे। But our merchants and students bought the cheaper printed books because they used the books in their daily life. लेकिन जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी, अभी अगर मैं कहूंगा मुझे एक नॉवल खरीदनी है, अगर मुझे वो 1000 में भी पड़ेगी मैं खरीदूंगा, ठीक। अगर वो हैंड रिटन में होगी मैं वो भी खरीदूंगा, ब्लॉक्स में होगी वो भी खरीदूंगा, या मैकेनिकल प्रेस में होगी वो भी खरीदूंगा। लेकिन अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आपको 10वीं जमात में 10 किताबें 12 किताबें खरीदनी है, तो आप हैंड रिटन में किताबें प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लिए महंगी हो जाएंगी। तो ऐसा ही चाइना में था, या पूरे दुनिया में, यूरोप में भी था। और क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रेफर किया यही किताबें जो हैंड रिटन नहीं थे, जो सस्ती किताबें थे, उन्होंने वही किताबें प्रेफर किए। एज द डिमांड फॉर द बुक्स इंक्रीज्ड, as the demand for the books increased in Europe, booksellers all over Europe started exporting books to different countries. तो जो ही डिमांड बढ़ती गई पूरे यूरोप में, अब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप के बुक सेलर्स, किताब बेचने वाले या पब्लिशर्स, पब्लिश करने वाले, उन्होंने किताबें शाया करना तेज रफ्तार से शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक तो अपने लोगों को किताबें दी, दूसरा इन किताबों को एक्सपोर्ट किया। इट मीन्स यहाँ से आप समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को भी कि अब किताबों का बिजनेस भी होने लगा। तो एक्सपोर्ट होना हो गया शुरू, एक्सपोर्ट हो गया शुरू। स्क्राइब और स्किल्ड हैंड राइटर्स, स्क्राइब हो गए, स्क्राइब्स हो गए स्किल्ड हैंड राइटर, जिनकी बहुत ज्यादा, जिसको हम कैलीग्राफी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमारे यूजुअली घरों में लगे होते हैं कलमे, लिखे होते हैं, ब्यूटीफुली हैंड रिटन कार्व्ड हैंड राइटिंग होती है, तो उनको हम स्क्राइब्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढा गया, जो लोग किताब लिखने में महारत रखते थे उनको ढूंढना
शुरू कर दिया। किन लोगों ने? बुक सेलर्स ने। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी किताबों के लिए। तो इन्होंने इन स्क्राइबर्स को, स्किल्ड हैंड राइटर्स को काम पे लगाया। उनको बोला आप किताबें लिखना शुरू कर दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि किताबों के लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब अमीर लोग भी किताबें खरीदते थे एक तर्ज की किताबें, और गरीब लोग दूसरी तर्ज की किताबें खरीदते थे। But the production of handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for the books. अब क्या था? अब जो किताब लिखते थे लोग, जिनको स्क्राइब्स हम कहते हैं, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था किताब लिखने के लिए। और इससे क्या होता था? इससे सप्लाई किताबों की कम होती थी और डिमांड बहुत ज्यादा होती थी। ठीक। और इस तरीके से जो है ये पेस अप नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया? ये इस काम के लिए खरे नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम थी, और यहाँ से लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा थी किताब मांगने के लिए, किताब ढूंढने के लिए। यूजुअली एक किताब को 1 महीना भी लग सकता था लिखने के लिए, तो 1 महीने में यहाँ से हजारों की तादाद में किताबों की डिमांड आती थी। As the production of handwritten manuscript was expensive, time consuming and laborious, यही हमने देखा, इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, और बंदे भी बहुत ज्यादा लगते थे। But up to early 15th century, wood blocks were widely used all over Europe to print, like print of textiles, playing cards, religious pictures. So there was a clear need for the quicker and cheaper production of text. तो अभी क्या हो रहा था इस 15th सेंचुरी तक, अर्ली 15th सेंचुरी तक, इट मींस 1400, 1 2 3 4 10 अप टू 10, इसमें क्या हो रहा था? यूरोप में अभी भी वुडन ब्लॉक्स यूज किए जाते थे। किस चीज के लिए? प्रिंटिंग के लिए। वुडन ब्लॉक्स यूज किए जाते थे किस चीज के लिए? प्रिंटिंग के लिए। तो लाइक टेक्सटाइल्स, कपड़े पे इन्होंने प्रिंट करते थे कपड़ों पे। जैसे हमारे यहाँ कपड़ों पे प्रिंट होता है, प्रिंटेड कपड़े होते हैं। जो भी हम चीज देखते हैं, चाहे हमारे कर्टन्स होंगे प्रिंटेड होंगे, चाहे जो भी हमारे घर में होगा प्रिंटेड होता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए भी वुडन ब्लॉक्स यूज करते थे। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, इनके लिए भी वुडन ब्लॉक्स यूज किया जाता था। रिलीजियस पिक्चर्स, हम देखते हैं रिलीजियस पिक्चर्स, जैसे कि हमारे घरों में रिलीजियस पिक्चर्स लगे हैं, तो इनके लिए भी वुडन ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं थे। So there was a clear need for the quicker and cheaper production of text. अब लेकिन ये बात क्लियर हुई थी लोगों की डिमांड से कि किताबें चाहिए, लेकिन सस्ती भी चाहिए और कम टाइम में भी चाहिए। ठीक। देन ए ग्रेट मैन, जब ये डिमांड सामने आई लोगों, अभी अभी मिसाल के तौर पे अभी सारी दुनिया के सामने डिमांड है किस चीज की? कोविड-19 के लिए क्या? वैक्सीन की। तो दुनिया में जिस किसी के पास भी कुव्वत है वैक्सीन बनाने की, वो इस काम में लगा हुआ है। तो ऐसे ही यूरोप में किस चीज की डिमांड थी कि अब जो है किताबें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम टाइम में भी होनी चाहिए। पहले पहले 1 महीना लगता था किताब को कंप्लीट करने में, अब किताब जो है 1 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसी कोई मशीन आनी चाहिए। तो इसी तर्ज पे, इसी कड़ी में क्या हुआ? देन ए ग्रेट मैन हु वाज फ्रॉम जर्मनी, एक बंदा जर्मनी से सामने आया, नेमली जोहान गटनबर्ग। याद नाम रखना, नाम याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा आगे भी। सिविल सर्विस के एग्जाम में जहां पे भी आप जाओगे, प्रिंटिंग का जहां पे भी लेक्चर होगा, वहां पे ये नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इसी को फादर ऑफ प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसका नाम है जोहान गटनबर्ग, और ये जर्मनी का था। जोहान गटनबर्ग ने क्या किया? डेवलप्ड द फर्स्ट नून प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। 4030 के दहाई में क्या किया जोहान गटनबर्ग ने? अगर आपको क्लियर डेट चाहिए तो आप नेट पे सर्च करना कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। लेकिन 1430 के दहाई में क्या हुआ? जोहान गटनबर्ग जो जर्मनी के थे, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई। ठीक है, यानी कि वही कंसेप्ट जो अभी हमारे हाथों में किताबों पे है। अब हम पढ़ेंगे गटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। गटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। गटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। अब जब गटनबर्ग आया था, इसने अपनी मशीन बनाई थी। अब इसके बाद क्या हुआ? He was a master goldsman. He used to create a lead molds for making trinkets, a type of jewelry. Molds means a temporary structure. Then he got an idea to create molds for letters of an alphabet. जॉन गटनबर्ग एक्चुअली एक सोनार थे, सोना बेचते थे, और सोने पे ये वो डिजाइन बनाता था। ठीक है, सोने पे ये कार्विंग करता था, लिखता था, जो भी डिजाइन बनाना था इसको। एक दिन इसको यही आइडिया आया कि अब जो है मैं कुछ ऐसा बनाऊं जहां पे मैं अल्फाबेट्स मोल्ड करूं।
जहाँ पे मेरी आइटम पे, मेरी प्रोडक्ट पे अल्फाबेट्स आए। अब तो मैं सोने पे ये बनाता हूँ, सोने पे जो भी मुझे बनाना है वो मैं बनाता हूँ, लेकिन कुछ मैं ऐसा बनाऊं जहाँ पे अल्फाबेट्स आए, ठीक। एंड बाय 1448 गटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम एंड हिज फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज बाइबल। तो 1430 में ये काम इसने शुरू किया, 1448 में इसने अपनी पहली किताब कंप्लीट की, अपनी पहली किताब कंप्लीट की जिसका नाम था बाइबल। ये वो बाइबल नहीं है कि ये वही बाइबल है, लेकिन इसने अपने तर्ज पे इसको प्रिंट किया था, ठीक है। ये वही बाइबल है जो क्रिश्चियंस की है, अब इसने अपने तर्ज पे इसको रीराइट किया था, ठीक है। इट टुक हिम अराउंड 3 years टू प्रिंट 180 कॉपीज ऑफ बाइबल। 180 पेजों की ये किताब को लिखने के लिए इसको कितने साल लगे? 3 साल लगे। इन द 100 years between 1450 to 1550 printing presses were being set up in different countries of Europe। 1450 हमने देखा, 1448 यहाँ पे, जहाँ पे मैं अब अभी अपना हैंड हिला रहा हूँ, 1448 में इसने पहली बार काम करना शुरू किया। इट मींस इसके बाद 100 years में, अप टू नेक्स्ट 100 years में, 1448 से लेके 1550 तक क्या हुआ, पूरे यूरोप में ये प्रिंटिंग प्रेसेस का कंसेप्ट चला गया, बाकी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में या बाकी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल्ड टू अदर कंट्री। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अच्छा कंसेप्ट है। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज सीकिंग Printers from Germany traveled to other countries seeking work and help to start new presses। अब जो है प्रिंटर्स या जो लोग काम करते थे, प्रिंटिंग का काम करते थे, अब जर्मनी से ये बाकी जगहों पे चले गए, बाकी कंट्रीज में चले गए। क्यों? सीकिंग वर्क एंड हेल्प टू स्टार्ट न्यू प्रेसेस। और वहां पे जो है ये काम ढूंढने के लिए चले गए, वहां वहां पे जहां जहां पे क्या, अब ये गटनबर्ग का प्रिंटिंग कंसेप्ट, प्रिंटिंग प्रेस चला गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस इंक्रीज्ड, बुक्स प्रोडक्शन बूम्ड। हमने देखा जितनी ज्यादा मशीनें हो गई, मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई कंपनी है जूते बनाने की, जूते बनाने की कंपनी में हमारे पास एक मशीन है जो जूता बनाती है, एक दिन में 100 जूते। अगर हम इसी कंपनी में 2 मशीनें लगाएंगे तो इट मीन्स दिन में कितने जूते हो जाएंगे? 200। अगर हम 3 लगाएंगे इट मीन्स जूतों की जो तादाद है वो 300 हो जाएगी। इसी तरह पूरे दुनिया में अभी जो है, या पूरे यूरोप में, अगर आपको याद रखना होगा स्पेसिफिकली, मानो अभी पूरे यूरोप में जो है डिफरेंट कंट्रीज में मशीनें चली गई। अब क्या हुआ इन 15th सेंचुरी, यहाँ पे याद रखना, एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस इंक्रीज, बुक प्रोडक्शन बूमड। मैंने परसों भी बोला था, बूम मीन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, टू मच, ग्लट, बहुत ज्यादा होना। तो बूम हो गया, बुक प्रोडक्शन बूम हो गया। इट मीन्स किताबों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, लाखों की तादाद में किताबें बन गए। इन 15th century 20 million copies of books in European markets। 15th सेंचुरी में 20 मिलियन किताबें थी, कहाँ पे? यूरोप के सारे मार्केट्स में। ये एक डेटा है, एक एनालिसिस है, इसको याद रखना है। इन 15th सेंचुरी 20 मिलियन कॉपीज ऑफ बुक्स इन यूरोपियन मार्केट्स, याद रखना है। इन 16th सेंचुरी, इन 16th सेंचुरी 20 को कितना होता है? 200 मिलियन कॉपीज ऑफ बुक्स। दैट मीन्स एक सेंचुरी में, एक सेंचुरी में ये 10 टाइम्स इंक्रीज होता है बुक्स में, ठीक। अभी तो ये 100 टाइम्स इंक्रीज है, अभी 2020 में, अभी तो ये 100 टाइम्स इंक्रीज है। तो यहाँ पे याद रखना है 15th सेंचुरी में जब उतना ज्यादा मशीन सिस्टम था नहीं, खाली 20 मिलियन किताबें थी यूरोप के सारे मार्केट में, लेकिन जब मशीन का कंसेप्ट आया, मशीन वजूद में आई, तो यही जो है नंबर था 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया और हो गया 200 मिलियन कॉपीज। किताबें 200 मिलियन कॉपीज हो गई, कहाँ पे? यूरोप के मार्केट्स में। इसी को याद रखना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसी इंक्रीज को 20 से लेके 200 जो इंक्रीज हुआ, इसी शिफ्ट को, इसी इंक्रीज को, इसी बूम को क्या कहा जाता है? दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड रिटन प्रिंटिंग टू मशीन प्रिंटिंग। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड रिटन प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग इज कॉल्ड प्रिंट रेवोल्यूशन। इस चीज को आप प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं। किस चीज को प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं? प्रिंट रिवोल्यूशन उस चीज को कहते हैं जब पहले पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन एक जमाना फिर आया जब गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो फिर जो है यही नंबर इंक्रीज हो गया 20 मिलियन किताबें से लेके 200 मिलियन किताबें तक। इस शिफ्ट को
प्रिंट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये क्या रेवोल्यूशन है? प्रिंट रेवोल्यूशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, जो भी आपको होगा, आप अभी बोल सकते हैं।